मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आपका जीए गुरु। आज का डेली डोलस करंट अफेयर के साथ मैं आपके साथ अवेलेबल हूं और डिस्कस करेंगे। अगर हम आज की करंट अफेयर की बात करें तो आज का करंट अफेयर आज 22 सितंबर है। तो आज का करंट अफेयर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज तो सभी को गुड इवनिंग। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर डेली डोज की, तो डेली की जो हमारी क्लासेस हैं अभी करेंटली 5 PM पर रन कर रही हैं। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जितने भी लोग अगर जुड़े हुए हैं तो जो जुड़े हुए हैं वो लाइक शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये चला जा सके। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे जो सबसे पहला जो सेगमेंट है हमारे लाइव क्लास का, वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ या एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। ये बात बिल्कुल सभी लोगों के लिए, चाहे वो कंपटीटर हो, चाहे वो टीचर हो, या किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे स्टूडेंट हो, किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत सटीक लाइन है कि ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। कहने का मतलब, अगर लक्ष्य जो भी हम बना लेते हैं, कहने का मतलब अगर हम ये टारगेट कर लेते हैं कि हमें इस चीज़ को पाना है, तो जिस चीज़ को हमें पाना है उस चीज़ को पाने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है? तो वही चीज़, जैसे एक शाहरुख खान जी का एक डायलॉग है, आपको सभी लोगों ने सुना होगा कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है उस चीज़ को मिलाने के लिए। तो वही सेम बात यहाँ पर भी कही जा रही है कि जो चीज़ आप रियल में चाहते हो, अगर वो चीज़ आप रियल में चाहते हो तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि भाई आपको सबसे पहली चीज़ अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, और उस लक्ष्य के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जितना आपको एफर्ट करना है वो एफर्ट तो आपको देना पड़ेगा। भाई अगर हमें मैक्सिमम, अगर हम आपको आउटपुट, या कहे तो हम अधिक से अधिक अगर आउटपुट चाहते हैं तो हमें मिनिमम इनपुट तो देना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो सभी लोगों को बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, या कहें तो बहुत सारे गुड विशेज हैं कि वो जो भी रिसेंटली, या कहें तो जो भी करंटली आने वाले एग्जाम हैं उसमें प्रॉपर तरीके से मेहनत करें और सिलेक्शन लें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा नेक्स्ट सेशन है वो स्टार्ट होता है एक डेज के साथ। तो आज वर्ल्ड रोज डे है। तो वर्ल्ड रोज डे वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट, तो कैंसर पेशेंट के लिए, या कहें तो कैंसर पेशेंट के वेलफेयर के लिए एक डे मनाया जाता है जिसे हम वर्ल्ड रोज डे के नाम से जानते हैं। क्लियर है? या वो जो भी आपको फरवरी में जो डेज आते हैं वो डेज से रिलेटेड नहीं है, या डेज क्या है हमारा वर्ल्ड रोज डे है, ये कैंसर पेशेंट से रिलेटेड है। ठीक है, जो बहुत सारे जितने भी कैंसर पेशेंट होते हैं तो उनको कहीं न कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी बीमारी के लिए, कहें तो किसी भी रोग के लिए लड़ने के लिए दवा से ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारा जो अंदर की हिम्मत। अगर वो अंदर की जो हिम्मत, या कहें तो कहीं न कहीं जो अंदर से जो हमें ताकत देती है, पावर देती है, जिससे कि हम रोगों से लड़ पाते हैं, तो वही बात यहाँ पर कही जाती है कि आसानी से आप उस जो भी हमारे पास जो भी बीमारियां हैं, जो भी हमें रोग हैं, उनसे हम आसानी से लड़ पाएँ। तो ये वर्ल्ड रोज डे, उन्हें रोज डे, या कहें तो रोज देकर उन्हें हिम्मत बनाई जाती है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी बीमारी या किसी भी लड़ाई से जीत सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के सबसे पहले जो सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है हमारा डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो जल्दी से जल्दी लाइव हो जाएं और स्टार्ट करते हैं आज का क्विज सेशन। सबसे जो पहला क्विज सेशन है, हु हैज़ वॉन द 2020 डेटन लिटरेसी पीस प्राइजेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हमारा ये क्वेश्चन है कि डेटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 का किसने जीता। आपके सामने चार ऑप्शन है, बर्नार्डिन एवरेस्टो, मार्गरेट एडवुड, पीटर हैंडके और ओल्गा टोकार्जुक। पहले तो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। अगर हम बर्नार्डिन एवरेस्टो की बात करें और मार्गरेट एडवुड की बात करें, तो बर्नार्डिन एवरेस्टो और मार्गरेट वुड को बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगर हम पीटर हैंडके और ओल्गा टोकार्जुक की बात करें तो इन्हें नोबल का, अगर बात करें लिटरेचर प्राइज, नोबल प्राइज 2019 अगर हम बात करें तो लिटरेचर फील्ड में नोबल प्राइज दिया गया था पीटर हैंडके को और ओल्गा टोकार्जुक को। पीटर हैंडके की अगर हम बात करें
तो इन्हें 2019 और ओल्गा टोकार्चुक की बात करें 2018, तो ओल्गा टोकार्चुक को 2018 का नोबेल प्राइज दिया गया था। और अगर हम पीटर हैंडके की बात करें तो 2019 का नोबेल प्राइज दिया गया था। बुकर प्राइज की बात करें तो बेर्नार्डिन एवरेस्टो को और मार्गरेट एटवुड दोनों को बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें बेर्नार्डिन एवरेस्टो को, तो इनकी एक बुक है द वोमेन, या कहें तो द गर्ल वोमेन अदर के लिए। और मार्गरेट एटवुड की बात करें तो द टेस्टामेंट के लिए मार्गरेट एटवुड को। अब यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है मार्गरेट एटवुड। तो 2020 का डेटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता था मार्गरेट एटवुड ने। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which state government has launched the मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना? This scheme will provide interest-free loan to women group in the state. अब यहाँ पर बात करते हैं एक स्कीम की बात करें, एक योजना की बात करें जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। इसको शॉर्ट में MMUI, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, MMUI के नाम से जानते हैं इस योजना की। और ये क्या है, इंटरेस्ट फ्री लोन। ये इंटरेस्ट फ्री कहने का मतलब क्या है कि जहां पर जो भी अमाउंट या लोन लिया जाएगा उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये वुमेन ग्रुप के लिए है। तो किस स्टेट में, क्वेश्चन हमारा है किस स्टेट में ये योजना लागू की गई थी। तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास मध्य प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। आपके सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन मध्य प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। मैक्सिको हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू अ सोवरेन बॉन्ड लाइक टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेटअप बाय यूनाइटेड नेशन। अगर हम बात करें तो मैक्सिको ने एक सोवरेन बॉन्ड इशू किया था, या कहें तो सबसे पहला कंट्री बना है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है, मैक्सिको है। इसका जो सही आंसर है वो है मैक्सिको। इसका जो सही आंसर है वो है मैक्सिको। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच बैंक लॉन्च्ड लीड मैनेजमेंट सिस्टम LMS 2.0 टू प्रोवाइड इट्स सर्विसेज टू कस्टमर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे रिसाइड। बात करें तो एक बैंक है जिसकी बात करें तो लीड मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 टू प्रोवाइड इट्स सर्विसेज कस्टमर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे रिसाइड। कहने का मतलब एक ऐसी योजना है, कहें तो लीड 2.0 लीड मैनेजमेंट सिस्टम, एक योजना जहां पर व्यक्ति या कहें तो कोई भी कस्टमर बिना किसी ब्रांच गए आसानी से घर बैठे सारी फैसिलिटीज या बैंकिंग सारी सुविधाएं ले सकता है। उस बैंक का नाम बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें HDFC, सेकंड ऑप्शन है ICICI, थर्ड ऑप्शन है SBI, फोर्थ ऑप्शन है केनरा बैंक। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास HDFC बैंक, सेकंड ऑप्शन है ICICI बैंक, थर्ड ऑप्शन है SBI, फोर्थ ऑप्शन है केनरा बैंक। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं HDFC बैंक, तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? मुंबई में है। SBI की बात करें तो SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई। केनरा बैंक की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर। ठीक है, HDFC बैंक हेडक्वार्टर मुंबई, ICICI बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई, SBI की बात करें इसका हेडक्वार्टर मुंबई और केनरा बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर। अगर हम बात करें विजया बैंक और केनरा बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर में है। विजया बैंक और केनरा बैंक दोनों का हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में है। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये दोनों पब्लिक सेक्टर बैंक है और HDFC बैंक और ICICI बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है।
तो क्वेश्चन हमारा है कि विच बैंक लॉन्च्ड लीड मैनेजमेंट सिस्टम आई लीड 2.0 टू प्रोवाइड इट्स सर्विसेज टू कस्टमर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे रिसाइड। चलिए बात करें कोमल मैम, वेरी गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। इसका जो आंसर है वो है केनरा बैंक। चलिए बढ़ते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हु रोट न्यू बुक टाइटल्ड आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पीटर बेकर, अमिताभ घोष, अरुंधति राय और चेतन भगत। हमारे पास 4 ऑप्शन है, पीटर बेकर, अमिताभ घोष, अरुंधति राय और चेतन भगत। पीटर बेकर, अमिताभ घोष, अरुंधति राय और चेतन भगत। अभी मैंने कुछ दिन पहले अभी करंटली मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि आज़ादी फ्रीडम या फैसिज्म फिक्शन या कहें तो आज़ादी एक बुक है जिसको रिटन किया है, जिसको राइट किया है, लिखा है। कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करें अगर आपको इसका आंसर पता है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है अरुंधति रॉय। तो अरुंधति राय की एक बुक है जिसका नाम है आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको बुक्स याद रखनी है। देखिए अगर हम बात करें किसी भी बैंकिंग एग्जाम की बात कर रहे हैं या एसएससी रेलवे किसी की, अगर हम बैंकिंग एग्जाम या एसएससी रेलवे किसी के एग्जाम की बात करें तो वहां पर बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस आपको याद रखना है। यहाँ पर कोमल मैम ने आंसर दिया था चेतन भगत, नहीं मैम, इसका जो सही आंसर है वो है अरुंधति रॉय। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। सबसे पहले बात करें आज का जो करंट अफेयर है, भारतीय रेलवे 16 से 30 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। इंडियन रेलवे इज ऑब्जर्विंग स्वच्छता पखवाड़ा फ्रॉम 16 टू 30 सितंबर 2020। कहने का मतलब, अभी अगर हम बात करें पखवाड़ा की बात करें तो पखवाड़ा होता है 15 डेज का। जहां पर कोविड-19 की बात करें तो यहां पर सफाई को लेकर एक मुहिम कह सकते हैं, स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। एग्जाम के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो याद रखना है इंडियन रेलवे और यूएनईपी के साथ इसका पार्टनरशिप कह सकते हैं या टाई अप कह सकते हैं। यूएनईपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इनोवेशन प्रोग्राम की बात करें तो इन दोनों ने मिलकर एक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया है। कब से कब तक? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है 16 टू 13 सितंबर, मतलब 16 से लेकर 30 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा कितने दिन का होता है? 15 दिन का होता है। तो एग्जाम के लिए आपको जो याद रखना है वो याद रखना है इंडियन रेलवे और यूएनईपी ने दोनों ने मिलकर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, पखवाड़ा स्टार्ट किया है। डेट याद रखना है 16 से 13 सितंबर के बीच। चलिए बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड। एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी नो योर कस्टमर सुविधा शुरू की है। केवाईसी का फुल फॉर्म एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केवाईसी नो योर कस्टमर। कहने का मतलब एक लाइन में कहा जाए तो केवाईसी का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं। अक्सर अगर हम अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं या सिम लेने, या हम अभी करंटली सिम लेने जाते हैं तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है केवाईसी की। अगर अकाउंट ओपन करते हैं जहाँ पर एक एड्रेस प्रूफ, फोटो प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटो प्रूफ, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये सारी जो डॉक्यूमेंटेशंस होती है भाई, हम अपने कस्टमर को कैसे जानेंगे भाई? अगर हम बात करें हम आपको कैसे जानते हैं भाई? अगर आपको हम नाम के साथ साथ क्या जानते हैं भाई? आप कम से कम आपके साथ हम 2 आईडी प्रूफ मांगते हैं, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ठीक है ना, या फिर अगर हम बात करते हैं आधार कार्ड हो, फिर आपके पास वोटर आईडी हो। अगर मोस्टली बात करें तो आधार कार्ड, वोटर आईडी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो जहां पर ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी, कहने का मतलब आपको बैंक की ब्रांचेस में जाने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या कहें तो वीडियो के माध्यम से आसानी से आप अपनी केवाईसी को करा सकते हैं। आपको किसी भी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। तो एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। एचडीएफसी बैंक ने एक लॉन्च किया है वीडियो केवाईसी। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वीडियो केवाईसी ओपन करने वाला बैंक कौन है? तो कौन सा बैंक है? एचडीएफसी। अभी करेंटली बात करें तो अभी हमने भी अगर बात करें तो मेरा भी पेटीएम का केवाईसी नहीं हो रखा था, तो ये मुझे भी पता था कि पेटीएम की केवाईसी के लिए मुझे जाना पड़ता है ब्रांचेस में, या कहीं तो जो भी सेंटर बनाए होते हैं वहाँ पेटीएम सेंटर, वहाँ पर जाना पड़ता है। बट
वहां पर भी पेटीएम की बात करें तो वहां पर भी वीडियो केवाईसी मैंने अभी रिसेंटली करवाया है। तो वीडियो केवाईसी जहां पर आसानी से वीडियो केवाईसी, फिर आपसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी चीजें वो आपको कैमरे में दिखाना होता है, उसके बाद फिर आपके वहीं पर डायरेक्टली केवाईसी हो जाती है, फिर आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका टाइम बच जाता है। तो बहुत ही अच्छा है केवाईसी, या कहे तो वीडियो केवाईसी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैज बीन अवॉर्डेड द आईजी नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन। अगर हम बात करें अभी आईजी जो अवार्ड की बात करें, आईजी नोबेल प्राइज की बात करें, तो ये अवार्ड दिया गया है मेडिकल एजुकेशन के लिए। किसको? नरेंद्र मोदी को। मतलब यह वो उस देश को दिया गया या दिया जाता है जिसने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, कोविड-19 से लड़ने के लिए जल्दी से जल्दी, ये कहें तो बहुत जल्दी क्या रूल्स कहते हैं तो रूल्स रेगुलेशंस बनाए, या कहते हैं उससे लड़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया या तैयार किया। तो इसलिए ये अवार्ड दिया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी को। अवार्ड का नाम है आईजी नोबेल पुरस्कार 2020। अगर हम इससे पहले बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी, आईजी नोबेल प्राइज की बात करें तो इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को, जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी सम्मानित किया जा चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मानित किया गया था 1998 में। तो एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और उसी साल परवेज मुशर्रफ को भी पाकिस्तान से, या कहे तो दोनों लोगों को कंबाइंड ये दिया गया था। तो आईजी नोबेल प्राइज की बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेंद्र मोदी का नाम याद रखना है। और इससे पहले अगर इंडिया की बात करें तो किसको दिया जा चुका है? अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी दिया चुका है, जो ऑलरेडी पहले से ही भारत के प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नोवाक जोकोविक हैज डिफीटेड अर्जेंटीना डिगो स्वेछदन 7-6, 5-3 विन 2020 मेन सिंगल इटालियन ओपन टाइटल। कहने का मतलब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि मेन सिंगल ओपन टाइटल की बात करें तो इसको जीता है नोवाक जोकोविक ने। अगर हम बात करें फीमेल की बात करें, वोमेन्स की बात करें, तो इसको जीता है सिमोना हैलेप ने। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्या क्या चीजें, कि मेल की बात करें तो मेल में नोवाक जोकोविक, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में सिमोना हैलेप। क्लियर है यहाँ पर? अब बात करें तो ये जो चैंपियनशिप का नाम क्या है? इटालियन ओपन टाइटल। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है? इटालियन ओपन टाइटल का मेंस खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने जीता है। अगर वोमेन्स की बात करते हैं तो वोमेन्स को जीता है सिमोना हैलेप ने जीता है। क्लियर है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, अगर मेन सिंगल का इटालियन ओपन टाइटल अगर पूछा जाता है, ये किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने। अगर फीमेल्स की बात करें तो इसको जीता है सिमोना हैलेप ने जीता है। चलिए एक बार देख लेते हैं सारी चीजें। अगर मेंस कैटेगरी की बात करें तो मेंस कैटेगरी में नोवाक जोकोविक, वुमेन्स कैटेगरी की बात करते हैं तो सिमोना हैलेप, और अगर हम मेंस डबल की बात करते हैं तो मार्सेल ग्रोनोलर्स एंड होरिसियो ज़ेबलोस। वुमेन्स की बात करें तो यहाँ पर हेजिसुई और बारबरा स्टेरोकोवा, नाम थोड़े से स्ट्राइकोवा, नाम थोड़ा सा अजीब सा होता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, एक से दो बार अगर आप इसे रिपीट करके पढ़ लेते हैं तो चीजें याद हो जाती है। मेंस की बात करते हैं सिंगल की तो नोवाक जोकोविक। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, मेन सिंगल किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने। अगर हम वुमेन्स की बात करें तो इसको जीता है सिमोना हैलेप ने। क्लियर यहाँ तक? तो सिंगल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आपको डबल भी याद करके रखना है, बट सिंगल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य के लिए रूप में शपथ ग्रहण की है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एच.डी. देवेगौड़ा टुक ओथ एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम कर्नाटका। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर एच.डी. देवेगौड़ा जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्होंने राज्यसभा कर्नाटका के लिए या कहें तो ओथ ग्रहण की या शपथ ग्रहण किया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में एच.डी. देवेगौड़ा ने राज्यसभा मेंबर के लिए किस स्टेट से क्या किया है, अपना ये कहें तो ओथ ली है या शपथ ग्रहण किया है। तो याद रखना है कर्नाटका, नाम इंपॉर्टेंट है एच.डी. देवेगौड़ा, और ये फॉर्मर क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के संस्मरण के पहले अ प्रॉमिस्ड लैंड को जारी करने की घोषणा की है।
फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा हैज अनाउंस्ड हिज फर्स्ट प्रेसिडेंशियल मेमोरियल टाइटल अ प्रॉमिस लैंड। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट की, नाम इनका क्या है, वो बराक ओबामा हैज अनाउंस्ड हिज फर्स्ट प्रेसिडेंशियल मेमोरियल, नाम क्या है इसका, अ प्रॉमिस्ड लैंड। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बराक ओबामा ने एक संस्करण या कहते हैं संस्मरण पहला जारी किया है, नाम क्या है इसका, अ प्रॉमिस्ड लैंड। तो एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, एक बुक है जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। बात करें ये बुक किसने लिखी है या किसके संस्करण पर है, तो ये बराक ओबामा पर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। पहली बार भारत के 8 सागरों तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रमाणित के लिए सिफारिश की गई है। इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव 8 बीचेज ऑफ इंडिया हैज बीन रिकमेंडेड फॉर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उनके लिए कहता है या कहे तो उन प्लेसों या क्षेत्रों के लिए कहता है जो कहीं न कहीं क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं और इनको हमारी धरोहर कहा जाता है और इन्हें कहें तो सुरक्षित रखा जाए, इनको गंदगी से दूर रखा जाए या कहें तो इनकी सफाई वगैरह का ध्यान दिया जाए। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है यहाँ पर 8 लोगों को या कहें तो 8 जगहों को। इसमें नाम है इसका शिवराजपुर इन गुजरात, घोघला इन दमन दीव, कशरकोड इन कर्नाटका, पदुबिडी बीच इन कर्नाटका, कप्पड़ इन केरला, ऋषिकोंडा इन आंध्र प्रदेश एंड गोल्डन बीच ऑफ उड़ीसा और राधानगर बीच इन अंडमान निकोबार। एक बार फिर से देख लेते हैं, शिवराजपुर इन गुजरात, शिवराजपुर इन गुजरात, खोखला इन दमन एंड दीव, कसरकोड इन कर्नाटका, पदुबिद्री बीच इन कर्नाटका, कप्पड़ इन केरला, ऋषिकोंडा इन आंध्र प्रदेश, द गोल्डन बीच ऑफ उड़ीसा, राधानगर बीच इन अंडमान एंड निकोबार। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति नेपाल रिंग शेरपा का निधन। नेपाल बेस्ड अंग रिता शेरपा द फर्स्ट वुमेन या द फर्स्ट मैन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट 10 टाइम पास्ट अवे। कहने का मतलब नेपाल के रियंग शेरपा ये फर्स्ट मैन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 10 बार क्या किया है, चढ़ाई किया है। अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अभी हाल ही में रियंग शेरपा का निधन हुआ है, ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो याद रखना है नेपाल से। और इनके लिए याद रखना है ये 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। कहाँ से हैं, नेपाल से हैं। अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखना है, कहाँ से हैं, नाम क्या है, और बात करें तो इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कितनी बार, तो 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। पूर्व रिसर्च और एनालिसिस विंग रॉक के प्रमुख अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। फॉर्मर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, अगर हम रॉ की बात करें तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ अनिल धस्माना को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO। तो NTRO की बात करें तो चीफ को बनाया किसको गया है, अनिल धस्माना को बनाया गया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है NTRO का, तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नाम इनका क्या है, अनिल धस्माना। तो आज की जो करंट अफेयर की बात करें तो आज का करंट अफेयर का सेशन यहीं पर फिनिश्ड होता है। एक सिंपल सी बात आप समझ के चलिए, करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है जहां पर डेली करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करके रखनी है। अगर हम बैंकिंग के करंट अफेयर की बात करें, एक बार आप समझ लीजिए, अगर हम बैंकिंग के करंट अफेयर की बात करें, बैंकिंग एग्ज़ाम की बात करें, तो जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम हैं इसमें 4 to 6 मंथ का करंट अफेयर सफिशियंट होता है। अगर हम SSC या रेलवे या किसी अन्य स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर 6 to 9 मंथ या कहें तो 6 to 12 मंथ
का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे जनरली अगर हम बात करें तो 4 to 6 मंथ का करंट अफेयर ही पूछा जाता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे कि जनवरी फरवरी के कुछ न्यूज़ आ गई तो वो स्टैटिक का पार्ट हो जाता है। कहने का मतलब जैसे नोबेल प्राइज़ हो गया तो नोबेल प्राइज़ तो एक ही बार होता है, वो क्या हो जाता है स्टैटिक का पार्ट। तो जो करंट अफेयर कुछ टाइम के बाद ये स्टैटिक का पार्ट हो जाता है तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बैंकिंग के अगर हम एग्जाम की बात करें तो 4 to 6 मंथ का करंट अफेयर। और एक और बात करें बैंकिंग का जो जीएस सेक्शन है, बैंकिंग का जो जीएस सेक्शन है जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जहाँ पर 75 to 80%, कभी कभी क्या होता है 90% के ऊपर भी जो पूछा जाता है वो सेक्शन होता है करंट अफेयर का। इसके बाद बात करें करंट अफेयर का सेक्शन, इसके बाद बात करें तो बैंकिंग अवेयरनेस जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक जहां पर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, हम एनपीए, बेसल नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर ये सारी चीज़ें अगर हमें पता होती है तो एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए ईजी होता है कि आसानी से उसे हम टैकल कर पाएँ। क्लियर है इतनी सारी बातें? चलिए, तो बस आप इसी तरह से रेगुलर हमारी क्लासेस को लेते रहिए जहां पर हम आपके साथ करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ साथ आपके साथ करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। और अगर बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। तो जहां पर हमें बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो बैंकिंग अवेयरनेस एक इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बैंकिंग के अगर हम रेस्पेक्ट की बात करें, चाहे वो एसएससी की बात करें, चाहे वो रेलवे की बात करें, करंटली जीएस के पोर्शन में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की बात करें तो वहाँ का सेक्शन कम करके स्टैटिक और करंट अफेयर का सेक्शन क्या कर दिया है, काफ़ी बढ़ा दिया है। हाँ, और जल्दी से बहुत जल्द ही मैं आपके साथ करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक टॉपिक के साथ भी अवेलेबल होऊंगा जहाँ पर हम स्टैटिक टॉपिक को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टैटिक टॉपिक की बात करें जहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, नेशनल पार्क हो गए, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व हो गए, टाइगर रिजर्व हो गया, बर्ड सेंचुरीज हो गई। इसके बाद बात करें तो इम्पॉर्टेंट डेज हो गए, इम्पॉर्टेंट डेज, अपॉइंटमेंट, फिर बात करें ऑब्चुरीज हो गई। इसके बाद बात करें तो रिवर्स हैं, रिवर्स। इसके बाद करें एयरपोर्ट, इसके बाद करें मैरीटाइम एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज, मतलब जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो सारी चीज़ें। इसके बाद बात करें तो मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब जो हमारा जो पूरा स्टैटिक का जो पूरा सेक्शन है वो सारा मैं आपके करंट अफेयर के साथ में आपका कंप्लीट कराऊंगा, या कहते हो उसको पूरा कवर करूंगा। तो आज के करंट अफेयर के लिए इतना सही, ठीक है? ओके, थैंक यू क्लास।